नमस्ते फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों की, यानी जो बीए पार्ट थर्ड है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियां। यानी जो बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से इस प्रकार क्वेश्चन उठेगा कि भारत की मिट्टियों के प्रकारों को बताते हुए इन मिट्टियों का क्रम से वर्णन कीजिए। तो अपन को वर्णन आसानी से कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भी ना भूलिए। आप कमेंट भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले इस टॉपिक की परिभाषा जानेंगे कि परिभाषा क्या कह रही है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की परिभाषा लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं परिभाषा। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले असंगठित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के ढेर को ही मृदा कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो ऊपर की जो भूपट्टी होती है, जो परत होती है, उसमें असंगठित कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, जैसे चूना पत्थर मान लो, पोटास मान लो, फास्फोरस, नाइट्रोजन, लोहा और एल्यूमिनियम। इनकी मात्रा जो मिट्टी होती है उसमें कम ज़्यादा कम, किसी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, किसी में चूना पत्थर की अधिक पाई जाती है, किसी में आप एल्यूमिनियम की देखोगे, लोहे की देखोगे। तो इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जो कार्बनिक हैं और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो मिले होते हैं, और उसके ढेर को ही अपन मृदा कह सकते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले असंगठित कार्बनिक और एवं अकार्बनिक पदार्थों के ढेर को ही मृदा के नाम से अपन जान सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण ICAR एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। 1986 की बात है। इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उस रिपोर्ट में इसने बताया कि मिट्टियां कितनी प्रकार की होती हैं। प्रमुख रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां बताई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रमुख रूप से 8 प्रकार की मिट्टी बताई और गौण रूप से 27 प्रकार की मिट्टियों का यहाँ पर वर्णन किया। ठीक है, तो यानी भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण ICAR नामक संस्था करती है, जिसकी फुल फॉर्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। उसने भारत की मिट्टियों को प्रमुख रूप से 8 प्रकार से और गौण रूप से 27 प्रकारों में मिट्टी को बांटा है। ठीक है, फिर अपन ये देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उसका प्रतिशत 43% है। 43% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरे स्थान पर अपन लाल मृदा को ले सकते हैं। लाल मृदा का जो प्रतिशत है वो 18.7% ये पाई जाती है। ठीक है, 18.7% लाल मृदा पाई जाती है। ये दूसरे स्थान पर है भारत में। तीसरी मृदा अपन देखेंगे कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? 15.2% ये मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अपन जो ये 8 प्रकार की मिट्टी है उनका वर्णन एक एक करके पहली मिट्टी आती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली मिट्टी जलोढ़ मृदा आती है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, जलोढ़ मृदा की जो विशेषता है उसमें आप किस प्रकार लिखोगे कि जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और उसका प्रतिशत 43%। भारत की जो कुल मृदा है उसमें 43% जो मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसकी थ्योरी आप
लिख देना, ठीक है। मैंने पॉइंटों के माध्यम से लिख दिया, इसकी थ्योरी लिखना आपका काम है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर है ये जलोढ़ मृदा, और दूसरी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है कि नदियों द्वारा, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को अपन जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत है ये, ठीक है। जो पर्वत है वहाँ जब वर्षा होती है पर्वतों से अधिकतर नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। जैसे हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये नदियाँ जब यहाँ से निकलती हैं तो अपने साथ में काफ़ी सारे तत्व साथ लेकर आती है, उपजाऊ तत्व, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई वनस्पति, पर्वतों में वनस्पति भी पाई जाती है, तो वहाँ से जब ये नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे कण अपने पानी के साथ में लेके आती हैं, और अपने साथ में ये कुछ मृदा भी लेके आती है, कण भी साथ में लेके आती है। तो जब ये बहती हुई बहुत सारे कणों को अपने साथ में, जो उपजाऊ कण होते हैं उनको ले यहाँ पर पहुँचती है, नीचे तक आ जाती है। यहाँ तक जो ये कण होते हैं यहाँ पर वनस्पतियों के कुछ कण मिल जाएंगे, तो यहाँ इनको बहाकर यहाँ नीचे लेके आ जाती है, यानी पर्वतों की तलहटी पे यहाँ पर यानी उन कणों को यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, और इकट्ठा करने के बाद में यहाँ जब नदियों का वेग कम हो जाता है तो उस मिट्टी को वहीं छोड़ देती है, और यहाँ पर जब छोड़ती है तो उसे निक्षेपित मृदा कहा जाता है, ठीक है। निक्षेपित मृदा इसकी विशेषता है प्रमुख, निक्षेपित मृदा जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि नदियों द्वारा उपजाऊ मृदा, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, आप मृदा भी बोल सकते हो, मृदा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी आपको ये मिलेगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इस मिट्टी को दो प्रकारों में बांटा गया है, खादर और बांगर, ठीक है। खादर और बांगर दो प्रकारों में इस मिट्टी को बांटा गया है। इसे निक्षेपित मृदा भी कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। निक्षेपित मृदा क्या होती है कि जब नदियाँ अपने द्वारा जो मिट्टी लाती हैं उसका जमाव कर देती हैं। यहाँ पर ये नदियाँ बही, ठीक है, यहाँ पर वेग में कमी आई तो यहाँ पर मिट्टी का जमाव कर दिया यहाँ पर, यानी जमाव हो गई, क्योंकि आगे जाने की शक्ति नदी में नहीं है। जो अपने साथ में कुछ तत्व लाई है, मिट्टी लाई है, कुछ भी लाई है, उसको आगे ले जाने की उसमें शक्ति नहीं होती है, वेग में कमी आ जाती है और वहीं उसको छोड़ देती है। तो जब मृदा का जो जमाव होता है उसे ही निक्षेपित मृदा कहते हैं। और इस जलोढ़ मृदा में काफ़ी सारे तत्व होते हैं जिससे एक जगह जमा हो जाती है, इसलिए इसे निक्षेपित मृदा कहते हैं, ठीक है। गठन के आधार पर, ठीक है, गठन के आधार पर इस मिट्टी के दो प्रकार हैं, बलुई और चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी में थोड़े मोटे मोटे कणों वाली होती है, जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है, मोटे मोटे कणों वाली, ठीक है, मोटे कण पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। बलुई मिट्टी में मोटे कण और चिकनी मिट्टी में महीन कण पाए जाएंगे। तो गठन के आधार पर, ठीक है, वैसे प्रकार खादर और बांगर है, लेकिन गठन के आधार पर आप देखोगे तो बलुई और चिकनी मिट्टी हो जाएगी। और ये तो हमने सारी विशेषता पढ़ ली यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जो सारी है ना विशेषता पढ़ ली 5 पॉइंटों में, ठीक है। ये भी विशेषता में ही आता है, लेकिन मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी मिट्टी होती है, चाहे लाल मिट्टी, तो कोई भी मिट्टी होती है, उसमें कुछ तत्वों की, कुछ कार्बनों की प्रधानता पाई जाती है तो कमी भी पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें प्रधानता किसकी पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नीचे टॉपिक आ रहे हैं आपके, यही नंबर बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रधानता किसकी पाई जाती है, पोटास और चूना पत्थर की इसमें प्रधानता पाई जाती है। आपकी जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटास की अधिकता पाई जाती है।
अब आप देखोगे कि अभाव किसका पाया जाता है, कमी भी तो पाई जाती है ना, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कमी फास्फोरस और नाइट्रोजन। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अधिकतर जो मृदाएं होती हैं भारत में, उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये ध्यान में रखना, कुछ मृदाएं हैं जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो मृदाएं हैं उनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन का अभाव ही पाया जाएगा। और विस्तार की बात करेंगे, विस्तार क्या है इसका, विस्तार पंजाब से लेकर असम तक, ठीक है। पंजाब से लेकर आप पूर्वी क्षेत्र में चले जाओगे, पूर्वी क्षेत्र में असम पड़ता है, तो वहाँ पंजाब से लेकर असम तक इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। मैं यहाँ पर एक मानचित्र बना देता हूँ छोटा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। तो मैं ये समझाने का प्रयास करूँ कि यहाँ पर आपका पंजाब पड़ता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है ना, पंजाब पड़ता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पंजाब पड़ेगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर है ही, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड पड़ जाएगा, यहाँ पर आपका हरियाणा पड़ता है। तो पंजाब से लेकर आपको जो असम है, उस असम तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये क्षेत्र देख लो आप, ठीक है। ये जो सारा का सारा क्षेत्र है उसमें आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्योंकि जलोढ़ मृदा यहाँ पर क्यों पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पड़ता है और हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टियाँ लाती हैं, ठीक है। तो ये मृदाएँ यहाँ पर रुकेंगी, वेग में कमी आएगी। तो यहाँ पर आपको एक मैदान भी देखने को मिलता है। ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ पर मैदान भी देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ये क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र आता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लाल मिट्टी के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद फ्रेंड दूसरे प्रकार की मृदा देखते हैं, यानी भारत में इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत में दूसरे नंबर की मृदा है लाल मृदा, और ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, 18.7%। भारत की जो कुल मृदा है उसमें 18.7% मृदा लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको ऐसे लिखना है कि भारत में लाल मृदा 18 यानी भारत में लाल मृदा भारत के कुल मिट्टियों के प्रतिशत में 18.7% लाल मृदा पाई जाती है। द्वितीय स्थान पर लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है, ऐसे लिख देना, ठीक है। दूसरा, आयरन की अधिकता, ठीक है, इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है लाल मृदा में, ठीक है। इस अधिकता के कारण ही इस मृदा का रंग लाल होता है। लाल मृदा ये पाई जाती है, इस मृदा का रंग है ना जो लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इस मृदा का जो निर्माण है, इस मृदा का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़, इन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इस मृदा का निर्माण आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़ के चट्टानों से हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसे निकसालित मृदा कहा जाता है, ठीक है। निकसालित मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृदा है ना अपने साथ में खनिजों को बहा ले जाती है, ठीक है। अपने साथ में खनिजों को बहा ले जाती है, ठीक है। यह निकसालित मृदा कहलाती है क्योंकि यह खनिजों को अपने साथ में बहा कर ले जाती है, ठीक है।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है इसमें कि प्रधानता किसकी है। ठीक है, प्रधानता यदि आयरन की मात्रा पाई जाती है इसमें, तो आयरन का मतलब तो लोहा ही होता है, तो इसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, इसमें लोहे की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा और चूना पत्थर, यानी चूना बोल दो पत्थर बोल दो एक ही बात है, तो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब अभाव किसका होता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा, क्योंकि लोहा पाया जाता है वहाँ पर जीवों का अभाव भी पाया जाएगा। आपको पता है जहाँ पर लोहा पाया गया तो वहाँ पर तो जीव पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, सॉरी मार्कर कोई सा भी नहीं चल रहा है, एक चला है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो दो तत्व हैं यानी दो कार्बन हैं, इनका अभाव अधिकतर मृदा में पाया जाएगा और इसमें भी फास्फोरस और नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, लास्ट इसमें ये देख लेते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में ये पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है कि ये आपका गलत बन सकता है, थोड़ा मैं जल्दी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, टूटा फूटा बन गया, ऐसे ही बना दिया मैंने। तो ये जो है ना, ये आपको समझना है, सिर्फ ये जो भाग है ना वो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार इसको नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पठार यहाँ पर पाए जाते हैं। आपको जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसमें मैंने आपको समझा भी दिया था, मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लो। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है वो प्रायद्वीपीय पठार होता है और यहाँ पर सबसे अधिक ये तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये जो मृदा होती है वो तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। फिर उसके नीचे आपको तेलंगाना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना पाया जाता है। कर्नाटक यहाँ पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये रहा। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है, तेलंगाना, कर्नाटक, उससे नीचे छोटा नागपुर का पठार, उसमें ये मृदा पाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो सारे क्षेत्र हैं, तमिलनाडु भी यहीं आता है, छोटा नागपुर का पठार भी यहीं आता है, आंध्र प्रदेश भी यहीं आता है, कर्नाटक भी यही देखा जाएगा और तेलंगाना भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है और ये जो चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, ये भी यही पाई जाएंगी, इस लाइन में पाई जाएंगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो आर्कियन चट्टानें हैं वो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, आर्कियन चट्टानें, ठीक है, आर्कियन चट्टानें यहाँ पर पाई जाएंगी, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है ना जो ये बाकी की कुड़प्पा और धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में तीसरी मृदा की बात करते हैं। तीसरी मृदा अपन की काली मृदा होगी, यानी काली मृदा तीसरे स्थान पर है भारत में। ठीक है, भारत में तीसरे स्थान पर ये है, यानी भारत की जो कुल मृदा का प्रतिशत है उस कुल मृदा के प्रतिशत में 15.2% भाग पर ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? रेगुर मृदा इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको करेल, काली, कपासी मिट्टी कहा जाएगा। ठीक, काली मृदा में है ना कपास अधिक उगता है। ठीक है, कपास की खेती अधिक होती है, तो रेगुर उत्तर प्रदेश में करेल, काली, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्णकटिबंधीय चरणोजंग मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रकार इसको लिखोगे थ्योरी के रूप में कि भारत में काली मिट्टी को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में करेल काली कपासी मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्णकटिबंधीय चरणोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में लिखोगे कि जलोढ़ मृदा के बाद में, यानी जलोढ़ मृदा के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे स्थान पर उपजाऊता के आधार पर पहली जलोढ़ है और दूसरी काली मिट्टी। आप देखोगे कि लाल मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पर हमने जलोढ़ मृदा को रखा था, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी को रखा था और तीसरे नंबर पर काली मिट्टी को। तो लाल मिट्टी उपजाऊ दूसरे नंबर पर क्यों नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि वो अनुपजाऊ मिट्टी है। लाल मृदा अनुपजाऊ मृदा है, ये आप बात ध्यान में रखना। तो दूसरे स्थान पर उपजाऊता के आधार पर अपन काली मिट्टी को रख सकते हैं, यानी जलोढ़ मृदा के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मृदा है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब ये गीली हो जाती है ना तो चिपचिपाने लगती है, यानी चिपचिपाती है। ठीक है, और जब सूखी रहती है, यानी जब तापमान अधिक पड़ता है और वो सूख जाती है तो दरारें पड़ जाते हैं मृदा में, ऊंडे दरारें पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने विशेषता पढ़ ली कि काली मृदा का स्थान भारत में तृतीय है और ये 15.2% भूभाग पर पाए जाते हैं। इसके अलग अलग नाम है, थ्योरी लिखना है ऐसे। इसके नाम रेगूर मृदा है, उत्तर प्रदेश में करेल काली कपासी मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उष्णकटिबंधीय चरणोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी भारत में उपजाऊ मृदा काली मृदा है, और यदि ये गीली हो जाती है तो चिपचिपाने लग जाती है और सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाते हैं। इस प्रकार से आप लिखना। ठीक है, अब इसमें प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटास की अधिकता इसमें पाई जाती है। चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास। ठीक है, अभाव किसका पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, मैंने बार बार बताया नाइट्रोजन फास्फोरस अधिकतर मृदा में अभाव पाया जाएगा। ठीक है, विस्तार आप देख लो। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो ये मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये मृदा विशेष रूप से पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 3 मृदाओं के बारे में डिस्कस किया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें बाकी 5 मृदाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में ये टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हो और वीडियो को छोड़कर चले जाते हो। हम विशेष रूप से कंटेंट आपके लिए उठा कर लाते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कमेंट करना ही होगा, सब्सक्राइब करना ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ।